हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये सीटेट में देखने को हमको मिलता ही मिलता है, तो इसे 1 से 2 नंबर हम अपने पक्के करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, इनके सिद्धांत में क्या था, कितने स्तर थे, कितने इसके चरण थे, उन सभी को हम इस क्लास में देखते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत एक सिद्धांत है जो इस बात पर केंद्रित करता है कि बच्चे नैतिकता और नैतिक तर्क को कैसे विकसित करते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर के 3 चरण होते हैं। तो देखिए, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके कोहलबर्ग ने कितने स्तर दिए हैं? 3 स्तर दिए हैं। कितने? 3 स्तर दिए हैं। और तीनों स्तर के 2-2 चरण होते हैं। कितने? 2-2 चरण होते हैं। 3 स्तर, तीनों स्तर के 2-2 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत यह भी बताता है कि नैतिक तर्क मुख्य रूप से निर्णय की खोज और उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। ये बच्चों के न्यायिक निर्णय के बारे में जिन पियाजे के विचारों पर आधारित है। देखिए, ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये किस लिए बनाया गया है? किसी भी निर्णय की खोज के लिए, कि हम उस अपने निर्णय के निष्कर्ष तक आ सकें, उस पर ये केंद्रित है। और ये जो हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये कोहलबर्ग ने किसके विचारों पर बनाया? जिम पियाजे के विचारों पर आधारित बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नैतिकता क्या होता है? नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चा समाज में रहता है, वो नैतिकता और अनैतिकता समाज से ही सीखता है। सही और गलत की पहचान समाज से ही करता है। ये हमारा क्या गुण है? नैतिकता का गुण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक स्टोरी थी। कोहलबर्ग ने टोटल 11 स्टोरी दी थी अपने सिद्धांत के लिए, जिसमें से एक स्टोरी हिंज डेल्मा थी, जिसमें हिंज नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार थी, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने की। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई बनाने के खर्चे से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हेंज उन सबके पास गया जिन्हें वह जानता था। फिर भी उसे केवल कुछ ही पैसे उधार मिले, जो दवाई के दाम से आधे ही थे। आगे बढ़ते हैं। स्टोरी क्या है? उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने ये दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हाइजन ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़ दी और क्या किया, अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी कर ली। तो ये स्टोरी थी। देखिए, इस स्टोरी से हर किसी की अपनी अपनी समझ हो सकती है कि उसने चोरी की, क्या ये सही है या गलत है। लेकिन कोहलबर्ग ने जो इंटरव्यू लिया था, उसके आधार पर अपने सिद्धांत को बनाया है। तो देखिए, उस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको देखेंगे। ये कहानी उन 11 कहानियों में से एक है जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल की थी। ये कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों का साक्षात्कार लिया गया, उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने होते थे। देखिए, क्या क्या प्रश्न किए गए थे। क्या हेंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही या गलत है, और सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? आगे बढ़ते हैं। क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इन सभी विषयों पे क्वेश्चंस कोहलबर्ग ने किए थे। देखिए, उन्होंने 2 टर्म दिए थे, नैतिक दुविधा जिसे मोरल डिलेमा बोलते हैं, या नैतिक तर्कणा जिसे मोरल रीजनिंग बोलते हैं। तो इन दोनों को देखते हैं। नैतिक दुविधा क्या होता है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। देखिए, सही और गलत का जो निर्णय लेते हैं, उसके दौरान जो प्रक्रिया होती है, उसे नैतिक दुविधा बोलते हैं। नैतिक तर्कणा क्या है? सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे कि उदाहरण के लिए हिंज ने चोरी को चुना। हिंज ने क्या किया? सही और गलत में चोरी को चुना। तो ये क्या है? नैतिक तर्कणा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नैतिक विकास के चरण। देखिए, नैतिक विकास के क्या क्या चरण थे, कोहलबर्ग ने कितने चरण दिए थे। नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग के सिद्धांत के 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित करते हैं। कितने? 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित करते हैं। नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण हैं। कितने? 2-2 चरण होते हैं। तो देखिए, पहला स्तर कौन सा है? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर।
पूर्व परंपरागत नैतिकता, जो 4 से 10 वर्ष के लिए होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री कॉन्वेंशियल स्टेज। देखिए इंग्लिश का टर्म जरूर याद रखेंगे। तो पहला स्तर का नाम क्या होगा? प्री कॉन्वेंशियल स्टेज। देखिए इस आयु में क्या होता है? इस आयु में बच्चों के फैसले मुख्य रूप से वयस्कों के अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के परिणामों में आकर लेते हैं। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा वयस्कों के मानकों के आधार पर होती है। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, जो वयस्क मानक बना देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसी आधार पर इसके डिसीजन वो लेते हैं। आगे देखते हैं इसके 2 चरण कौन कौन से हैं। देखिए पहला चरण है आज्ञाकारिता और सजा, पनिशमेंट्स और ओबीडियंस एंड एविडेंस। देखते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है। इस स्तर पर बच्चे नैतिकता, सजा और आज्ञाकारिता पर आधारित होते हैं। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। देखिए वयस्कों ने मानक एक बना दिया था कि चोरी करना गलत बात है, तो बच्चों ने क्या सोचा कि हिंज ने चोरी की है तो उसको सजा मिलेगी। तो ये हमारा पहला चरण हो गया। दूसरा चरण देखते हैं, वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास। दूसरा चरण क्या है? वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। देखिए इसमें क्या हुआ था, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के आधार पर कार्यों का निर्णय करते हैं। इस अवस्था में जैसे को तैसा अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उनके साथ करेगा वैसा ही व्यवहार वह उनके साथ भी करेंगे। देखिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं? जैसे कि तैसे अवस्था। कैसे बोलते हैं? जैसे कि तैसी अवस्था इसको बोलते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जिस प्रकार का उसके साथ व्यवहार करेगा वैसा ही व्यवहार वह उसके साथ विपरीत करेगा। तो इसको दूसरा चरण में देखते हैं। अगला चलते हैं, अगला स्तर हमारा क्या था? देखिए एक स्तर हमने देख लिया है, उसके 2 चरण देख लिए। हमारा दूसरा स्तर देखिए क्या है? रूढ़िगत नैतिकता या पारंपरिक नैतिकता। ये कितने से कितने वर्ष के लिए होती है? 10 से 13 वर्ष के लिए होती है। इसे कॉन्वेंशियल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेंशियल स्टेज इसको बोलते हैं। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है। देखिए इस अवस्था में बच्चा के खुद के डिसीजंस नहीं होते हैं, वो दूसरे लोगों के मानक जो तैयार कर देते हैं वह उनके आधार पर डिसीजन लेता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? देखिए जो चरण है, देखिए हमने 2 चरण पहले देख लिए थे, ये हमारा तीसरा चरण हो गया। ये तीसरा चरण किसका है? दूसरे स्तर का पहला चरण है। देखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, गुड बॉय और बैड बॉय, गुड बॉय या गुड गर्ल इमेज। इसमें देखते क्या होता है, नैतिक विकास के पारंपरिक संबंधों में ये चरण सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित है। अच्छा होने की अनुरूपता पर जोर दिया जाता है और इस बात पर विचार किया जाता है। देखिए तीसरे चरण में क्या है, बच्चा जो होता है अच्छे होने के लिए बाध्य खुद को समझता है, तो वो जो भी कार्य करेगा खुद को अच्छा साबित करने के लिए कार्य करेगा कि समाज की नज़रों में, दूसरों की नज़रों में, अपने से बड़ों, दोस्त यारों, सबकी नज़रों में अच्छा बना रहे, वो ऐसे कार्य करता है। तो ये हमारा तीसरा चरण हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा चरण क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, कानून और व्यवस्था उन्मुख, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। देखिए इस चरण में क्या होता है, ये चरण ये सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, नियमों का पालन करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अधिकार और सम्मान के कानून और व्यवस्था बनाए रखने में ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा रेड लाइट का उपयोग करता है। देखिए इसमें क्या है, देखिए जैसा कि हम नाम से ही देखते हैं सामाजिक व्यवस्था रखना, तो देखिए इस चरण में क्या होता है, बच्चा सामाजिक व्यवस्था को बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चा क्या समझता है कि जो समाज के द्वारा नियम बने हुए हैं उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा रेड लाइट का उपयोग करता है, देखता है कि रेड लाइट का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि रेड लाइट का उपयोग करना से एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं, बच्चा क्या करता है, समाज को अच्छा बनाए रखने के लिए जोर करता है। जो तीसरा स्तर हमारा है, जो लास्ट अंतिम स्तर है, उसको हम देखते हैं। फिर इसके भी 2 चरण हैं, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या है, उत्तर परंपरागत नैतिकता, पोस्ट कॉन्वेंशियल स्टेज, जो कि 13 से 16 वर्ष के लिए होती है। इसमें क्या होता है देखते हैं, इसमें डिसीजन खुद के लिए, इसमें जो क्या होता है, बच्चा खुद के डिसीजन लेता है, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चे इसमें खुद के डिसीजन लेता है। तो इनके चरणों को देखते हैं। देखिए जो पहला चरण है इसका, देखिए तीसरे स्तर का पहला चरण है, लेकिन ये कौन सा, 5वां चरण है।
देखते हैं इसमें क्या है, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत आधार। इस स्तर पर लोगों का मानना है कि समाज को बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था के नियम जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। जो कानून के नियम होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नियम लोगों के भले के लिए होते हैं। यदि किसी का नुकसान हो रहा हो तो नियम तोड़ देना चाहिए, जैसा कि हिंज ने किया था। हिंज ने क्या किया था, उसकी पत्नी बीमार थी, अगर वो चोरी ना करता, दवा ना लेता तो उसकी पत्नी मर जाती। तो उसी के अकॉर्डिंग इस अवस्था में, इस एज में बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हमें नियम तोड़ देने चाहिए। लेकिन कानून क्या होता है, महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि नियम हमारे लिए बने हैं, ना कि हम नियम के लिए। तो इसमें बच्चे क्या सोचते हैं, नियम जो हैं वो हमारे लिए बने हैं, हम नियम के लिए नहीं बने हुए हैं। देखिए जो आखिरी चरण है, छठा चरण है, उसको देखते हैं। सार्वभौतिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। देखिए इसमें क्या है, ये अमूर्त तर्क पर आधारित है। देखिए अमूर्त तर्क क्या होता है, अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, उसके बारे में तर्क करना क्या होता है, अमूर्त तर्क पर आधारित है। इस स्तर पर लोग निर्णय के आंतरिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, भले ही वो कानूनों के नियमों के विरुद्ध हो। देखिए इसमें जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इस उम्र में क्या करते हैं, बच्चे अपने आंतरिक नियमों का पालन करते हैं, खुद के सिद्धांत बनाते हैं, उनका वो पालन करते हैं, भले ही वो कानून के विरोध में है। वो अपनी समझ विकसित करते हैं कि ये कार्य सही है, भले ही दुनिया बोले कि वो कार्य गलत है, लेकिन उसकी नज़रों में सही है तो वो वही कार्य को सही मानता है और करता है। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर क्या करता है, खुद के मानकों पर व्यवहार करता है। वो किसी दूसरों पे डिपेंड नहीं होता है, दूसरे के विचारों पे डिपेंड नहीं होता है। उसके खुद के विचार होते हैं, खुद के सिद्धांत होते हैं, उन्हीं का वो पालन करता है। तो ये हमारा छठा और आखिरी